सुप्रभात मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से दुआ यही रहेगी कि आप सब अच्छे रहें। तो हम आज करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 29। उसको करने से पहले थोड़ी बहुत आपसे बातचीत कर ले कि आप लोगों के लिए जो आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो विद्यार्थी बीच में से देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ बीच से वीडियो को न देखें, स्टार्टिंग से वीडियो को देखें, तभी आपको कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा, अन्यथा आपको बिल्कुल बीच में से पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, और मेहनत तो देखो सफलता हासिल करने के लिए करनी ही पड़ेगी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो किसी ने कहा है कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अपने पथ पर, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने पथ से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, डिगो ना अपने पथ से प्यारे, सब कुछ पा सकते हो प्यारो। तुम भी ऊपर उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, तुम भी ऊपर उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। तो प्यारे दोस्तों, सफलता मेहनत से हासिल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि इसका शॉर्टकट है तो वो आपको गलत भ्रमित कर रहा है। और मैं चाहता हूँ, आपके सामने मेरा खुद का उदाहरण है कि मेहनत के बगैर अगर आपने सफलता हासिल भी कर ली शॉर्टकट से, तो उसमें वो फीलिंग्स, वो मज़ा नहीं आएगा। तो ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए हम अपने मेन मकसद पे आते हैं। हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 29। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके 9th और 10th की जो कंबाइंड क्लासेस लग रही है, कई बच्चे कहते हैं सर आपने क्लास नहीं लिखी। तो मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि मेरा जो कार्य है वो बीच में अधूरा कार्य नहीं है। मैंने बिल्कुल शुरुआत से आपको रसायन विज्ञान पढ़ाने की कोशिश की है, जो 9th और 10th दोनों में बराबर है। ठीक है। अगर आप 9th को सिर्फ पकड़ लेते हो तो आपको 10th वाला समझ में नहीं आएगा, और अगर विद्यार्थी ने 10th वाले जो टॉपिक्स है उसको पकड़ लिए तो 9th वाला नहीं समझ में आएगा। और मेरी आदत नहीं है कि मैं बीच में से इस प्रकार से किसी बच्चों को कराऊं। तो मैं बिल्कुल बेस से शुरुआत से जो टॉपिक बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताई है, और इसी प्रकार से हो सकता है इसमें कुछ अपने जब काम आए तो रिवाइजेशन भी आता है, तो मेरे को दोबारा भी आपको बताना पड़ता है। तो आप इससे परेशान नहीं हो और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो करते हैं शुरुआत। नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो अपने परमाणु होगा। परमाणु के बारे में, उसका आकार क्या है, परमाणु का आकार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो होगा अपने परमाणु त्रिज्या क्या है। तो परमाणु की त्रिज्या के बारे में हम 3 प्रकार की त्रिज्याएं पढ़ेंगे: आयनिक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। ये है आपके आयनिक त्रिज्या को हम RI लिख सकते हैं, रेडियस आयोनिक एटम्स की, और वान डेर वाल्स को आपने RW लिख सकते हैं। ठीक है, RW वान डेर वाल्स के लिए लिख सकते हैं, और सहसंयोजक बंध के लिए RC लिख सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको 3 प्रकार की त्रिज्याएं भी परमाणु की हम पढ़ाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं बीज के अंदर। मैंने इससे पहले भी आयनन विभव बताया था, थोड़ी सी झलक अपने यहाँ पे आयनन विभव के बारे में भी बताएंगे ताकि आपको पता चल जाए, और आयनों के बारे में भी बताया जाएगा कि धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है। लेकिन वो ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं बताया जाएगा, छोटे से लेवल पे, ताकि आपको जो ये टॉपिक करवाए जाए उसके अंदर आपको काम में आ सके। नेक्स्ट हम परमाणु के आकार के बारे में चर्चा थोड़ी और भी करेंगे, और हम आवर्त सारणी के अंदर आवर्त में जाने पर परमाणु के आकार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और समूह में जाने पर ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में आकार में परमाणु के किस प्रकार से परिवर्तन होता है और क्यों होता है,
उसका कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे ये चैप्टर्स इस टाइप से, ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो लेकिन जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया, आप उसको तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी तैयारी कर रहे हो तो आप अपने पास एक रफ कॉपी और पेन ज़रूर रखें और साथ में बिल्कुल एक्टिव होकर तैयारी करें। फ़ोन को जो है आप हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लो, ऐसे सीधा नहीं, ऐसे रख लीजिए। और उसको आप अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसकी क्लियरिटी को भी 3 ऑप्शन जो होते हैं, 3 बिंदु है उसमें से लगा के आप इसके क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको थोड़ा धीमे समझना है तो भी वहीं पर भी आपको नॉर्मल लिखा हुआ आएगा, उसमें आप अगर 0.75 करोगे तो थोड़ा अपनी जो बोलने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और उससे कम करना चाहते हो तो 0.5 पे देख लो। और इस प्रकार से आप इसको धीरे भी सकते हो, और फिर भी नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हम किसकी, परमाणु की। तो हमें पता है परमाणु के बारे में अगर बात करें, ये मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ से आपको मैं शुरुआत करा रहा हूँ। तो परमाणु की अगर बात करें तो बेटा परमाणु को हम शुरुआत करने के लिए सोडियम के परमाणु से शुरू करते हैं, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन का बार बार जिक्र आएगा उदाहरण के तौर पर, क्योंकि हम ये बार बार इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझने में किसी प्रकार की क्या हो बेटा दिक्कत नहीं हो। तो लो जी हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम के परमाणु के बारे में। और आपको पता है जो सोडियम का परमाणु होता है उसमें 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 23 इस पे होता है। इसको या तो ऐसे लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 11। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 और 2s2 और 2p 6 और 3s1। अब इसके अंदर देखिए बेटा कि आपके पास जो है अगर कोई पूछे आपको तो इसका नाम क्या है, आप नाम लिख दोगे इसका सोडियम, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि इसका आवर्त कौन सा है, इसका पीरियड कौन सा है। आवर्त जिसको बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। तो आवर्त की पहचान के लिए आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा कि ये कौन से कक्ष में है। ये पहला है, ये 2 लिखा हुआ ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो आवर्त इसका कौन सा हो जाएगा, जितनी कक्षाएं हैं तीसरा आवर्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवर्त जो होते हैं वो क्षैतिज होते हैं, इस टाइप से आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में बेटा हम बात करते हैं कि इसके अंदर कि इसका समूह कौन सा होगा। अगर हम ग्रुप देखें या इसका समूह देखें, समूह ग्रुप ए की बात है बेटा, तो वो ये देखना पड़ेगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 1 है। तो इसका जो आपके पास समूह होगा वो होगा 1, ठीक है। फर्स्ट समूह या 1 होगा, ठीक है। अब हम देखें दूसरी बात कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व होगा। तो ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में भरा है, एस में, तो एस ब्लॉक का ये तत्व है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात इसी के अंदर हम पता कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी या संयोजकता क्या होगी। तो बेटा इसकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी हो जाएगी, कितनी है, यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी संयोजकता भी हो जाएगी +1। तो ये +1 संयोजकता किसको दर्शाता है बेटा, धनायन को। तो ये कैसी प्रकृति रखता है, धनायन प्रकृति रखता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। ये बात हमने परमाणु के अंतर्गत कर ली। अब हम बात करते हैं, ये तो धनायन की बात हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपके उसके बाद में कि परमाणु के आकार से पहले हमें ये थोड़ी डेफिनेशन है, इसके बारे में देखें आप। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार एक ही बात है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के, ये परमाणु है मान लो, इसके बाह्यतम कोश में संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन। अब मैं बेटा इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए
इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। देखो जी, तो ये लो जी, आपके पास मैंने ये लिख दिया, इसके अंदर आपके 11 प्रोटॉन और 12 इसमें न्यूट्रॉन है, ये नाभिक है। और इसके पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरे ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? ये हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का 1 लिख देते हैं। तो भाई इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी परमाणु त्रिज्या को नापने के लिए बेटा अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके बनाऊं तो इसको इस टाइप से बना सकता हूं कि ये आ गया आपके नाभिक, ये आ गई, प्लस कर दो इसको, ये दूसरी कक्षा, और ये आ गई बेटा इसकी तीसरी कक्षा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, इनकी बीच की दूरी, ये जो दूरी है बेटा, ये दूरी क्या कहलाएगी? इसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी, इसकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी, ठीक है। एटॉमिक रेडियस को अपने RA लिख सकते हैं, RA, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? इसका परमाणु का आकार हो जाएगा। तो अब आपको समझने में आसानी, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कक्ष, बाह्यतम कोश यही है या संयोजी कक्ष यही है, में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, नाभिक के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आगे बात क्या लिखी है? इससे ही परमाणु के आकार का निर्धारण होता है। किसी भी, ये तो किसके बात कर रहा है? हमने सोडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हो सकता है सोडियम की जगह। तो हमने हाइड्रोजन की अगर बात की है तो आपके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि हाइड्रोजन का आकार 10 की घात -10 मीटर, बहुत ही कम होता है ये। तो इसको भी आगे हम मीटर में, इनमें तो नाप नहीं सकते। ज़्यादा बड़ी दूरी को तो हम क्या नापते हैं भाई? छोटी दूरी है, थोड़ी सी बिल्कुल छोटी है तो मिलीमीटर में नापते हैं, हम खुद जो नापते हैं। और उससे बड़ी है तो सेंटीमीटर में नापते हैं। ज़्यादा बड़ी है, कपड़ा अगर नापना है तो मीटर में नापते हैं। और अगर दूरी को नापना है बेटा तो हम किलोमीटर में नापते हैं। तो किलोमीटर ये तो बहुत बड़ी यानी कि दूरी को नापने के लिए बड़ा स्केल है, बड़ा मात्रक है, लेकिन हम इसको छोटे स्केल में बात करेंगे जिसको हम पिकोमीटर कहेंगे। तो वो आगे आपको मैं बता दूंगा। अब हमने ये बात कर ली कि ये जो क्या है, हाइड्रोजन का आकार 10 की घात -10 मीटर। अब बात करें आयन की। आयन आपको पता है, आयन के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है आपको, फिर भी मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करना चाहूँगा। तो आयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो कौन सा आयन है? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन सा आयन है? इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो जो बेटा है आयन जो है उसको हम ऋण आयन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसे हम धन आयन कहेंगे। अब आपको इसके अंदर आना है। इसमें देखिए, अगर मान लो कि ये चीज़ यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में बेटा क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी जो ऊर्जा स्तर है वो क्या हो जाएगा बेटा? इसमें ऊर्जा स्तर सारा का सारा क्या हो जाएगा? यहाँ से सारा का सारा ऊर्जा स्तर है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 रह जाएंगे। देखो ये 2 है, 8 है, 1 है, तो 1 चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन बेटा रह चुके हैं। और वो भी इलेक्ट्रॉन कैसे? बिल्कुल समान दूरी पर एक परिधि के ऊपर है। अब हम करेंगे बात कि आयन किसे कहते हैं। आयन जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इसमें ऐड हो जाए, तो ऐड हो जाए तो ऋणायन बनता है, हमने क्लोरीन का उदाहरण लिया था। लेकिन अगर निकल जाए तो वो धनायन बनता है। हमने उदाहरण किसका लिया बेटा? सोडियम का लिया। सोडियम के बाहरी कक्षक से, ये हैं बाहरी कक्षक या संयोजी कक्षक से क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन निकलने को ये मैंने माइनस दिखा दिया और एक संख्या है इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया
तो क्या बन गया बेटा, ये धनायन बन गया। ये हैं उदासीन परमाणु, उदासीन संगत परमाणु, उदासीन संगत परमाणु, ये तो है उदासीन संगत परमाणु। और ये क्या हो गया बेटा, धनायन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 2 8 1 लिखेंगे, और इसका लिखेंगे तो 2 और 8 लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये बात हमने की थी। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको निकाला किसने है। निकालने वाली को जो ऊर्जा है उसको, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दी गई ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, इसको हमने क्या नाम दिया, इस एनर्जी को हमने कहा था आयनन एनथैल्पी। क्या कहा था इसको हमने बेटा, आयनन एनथैल्पी, आयनन एनथैल्पी। तो आयनन एनथैल्पी को मैं परिभाषित करके आपको लिखूंगा। उससे पहले बात करते हैं कि यहां से इस नाभिक से ये जो धनायन बना है, नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन, चाहे किसी की बात कर ले, चाहे इसकी बात कर लो, ये रेडियस की बात कर लो, इस रेडियस की बात कर लो, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सारी की सारी एक ही माप की आएगी। तो ये जो रेडियस है जो किसी धनायन की है, या यहाँ पे ऋणायन भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब कि किसी धनायन या ऋणायन के बाहरी इलेक्ट्रॉन से लेकर नाभिक तक के बीच की दूरी, उसको क्या कहते हैं, उसकी आयनिक त्रिज्या कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस आयनिक, आई लगा दो, आयोनिक, आयोनिक एलिमेंट्स की रेडियस को हम RI से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो आपको मैंने बताया कि परमाणु का जो आकार है या परमाणु की जो त्रिज्या है वो 3 प्रकार की हो सकती है। पहली कौन हो सकती है, आयोनिक, हमने बात की है आयोनिक के बारे में। दूसरी कौन सी हो सकती है बेटा, दूसरी हो सकती है वान डेर वाल बल की, वान डेर वाल त्रिज्या। तीसरी हो सकती है सहसंयोजक त्रिज्या। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। वैसे तो 4 प्रकार की त्रिज्याएं होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 प्रकार की ही त्रिज्याएं हैं, इससे ही अपना काम चल जाएगा। तो लीजिए जी, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, कि आपके जो आयनन विभव किसे कहते हैं। तो आयनन विभव के बारे में बात करते हैं। देखिए, आयनन विभव किसे कहते हैं। आयनन विभव की बात हमने पीछे भी वीडियो में की थी, और भी हम इसके बारे में करेंगे। तो देखिए, आयनन विभव किसे कहते हैं। तो आयनन विभव हमने हेडिंग डाली है, आयनन एनथैल्पी, आयनन एनथैल्पी ऊर्जा। ठीक है, इसको हमने IP भी इसको कह सकते हैं। IP का मतलब क्या हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, I और P, आयनन विभव भी इसको कह सकते हैं। तो जो हमने क्या दी, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जब किसी परमाणु के महत्तम कोश से इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, निकाला जाता है, तो दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा आयनन एंथैल्पी ऊर्जा या IP कहलाती है। ये है बेटा आपके कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा आयनन एंथैल्पी ऊर्जा या IP कहलाती है। समझ में आ गई बेटा बात। अब बात को थोड़ा सा और हम लेते हैं इसको
कि आयनन एंथैल्पी के बारे में थोड़ी सी बात और समझते हैं बेटा। तो यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो आयनन एंथैल्पी के बारे में थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं जी। ठीक है, तो देखिए आयनन एंथैल्पी, मान लो कि आपके पास है कोई भी परमाणु, मान लेते हैं हमने ये ले लिया कि ये कोई परमाणु है, ये कोई नाभिक है, इसके पास में यहाँ पे मान लो इस टाइप से, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन जाएगा आपके पास इस टाइप से, ये नाभिक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पहले ऊर्जा दी है इसको हम कहेंगे फर्स्ट आईपी, प्रथम आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको, प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा, फर्स्ट आईपी कहेंगे। ठीक है, अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाला बेटा तो हमारे पास आ गया, ये नाभिक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, सेकंड आईपी, इसको सेकंड आईपी हम कहेंगे, सेकंड आईपी। इसी प्रकार बेटा अगर हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मान लो, तो ये आ जाएगा प्लस नाभिक, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, थर्ड आईपी, तृतीय आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस प्रकार से जो दी जाने वाली ऊर्जाएं हैं बेटा वो क्या होती जाएगी आपके सॉरी, वो क्या हो जाएगी बेटा, इसमें बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट आईपी की, तो ये फर्स्ट आईपी, ये जो फर्स्ट आईपी है इससे ज़्यादा कौन सी हो जाएगी, सेकंड आईपी। ये सेकंड आईपी इससे ज़्यादा हो जाएगी। और थर्ड आईपी क्या हो जाएगी, थर्ड आईपी उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी, ये सबसे क्या हो जाएगी, ये उच्चतम हो जाएगी मैक्सिमम, और ये सबसे कम हो जाएगी मिनिमम आईपी। समझ में आ रही है बात। अब कारण क्या है बेटा कि आप क्या कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे आकर्षित हो रहे हैं। ये नाभिक का जो आकर्षण बल है इन इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों पर कौन खींच रहा है, किसको खींच रहा है, ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, फिर दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से खींच रहा है, फिर तीसरी को खींच रहा है। तो इस प्रकार से मजबूती इसकी धीरे धीरे कम हो रही है नाभिक की। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जब पास में से जो निकालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात को दोबारा गौर करना भी, ये जो नाभिक है इन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किसका होगा, पहली कक्षा वाले का। उससे कम किसका हो जाएगा बेटा, दूसरी कक्षा का। फिर उससे कम क्या हो जाएगा, तीसरी कक्षा का। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम आगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आसानी से निकाल लिया, बहुत ऊर्जा कम देनी पड़ी, बहुत जोर कम लगा उसका। क्यों, क्योंकि जो आकर्षण बल है वो तीसरे कक्ष में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम है। यहाँ पे बात करें तो तीसरा तो वो चला गया, आकर्षण उसका कम था, वो चला गया। ये तो ज़्यादा है ना उससे बंधा हुआ, इसको निकालने के लिए जोर आएगा कि नहीं आएगा, तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। कहने का मतलब छोटे आकार के परमाणु से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इस कारण क्या है, आईपी का मान भी बढ़ता जाता है। तो आपको आयनन एंथैल्पी के बारे में भी पता चल गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो बात होगी वो किस में हो जाएगी बेटा, त्रिज्याओं के बारे में होगी कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है और वान वाल त्रिज्या क्या होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।